कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मिन ब्लैक मांबा का गर्दन दबाते हुए बोलता है, आखिरकार तुम मुझे मिल गए कमीने। इधर हेजहॉग भी सेरिवॉल को हरा देती है और मिन से बोलती है, आखिर तुम हो कौन। इतना सुनने के साथ ही मुन उसे बिजली के झटके देता है जिससे उसकी हालत ज़्यादा खराब हो जाती है। बॉस क्रोज के स्किल्स को ध्यान से देख रही होती है और बोलती है, इसकी स्किल तो बहुत ही लाजवाब है। तभी ब्लैक मांबा भी उस पे स्लैश मार देता है तो मिन झटके से पीछे हट जाता है। ब्लैक मांबा मिन से बोल रहा था, अच्छा तो तुम हो इन लोगों के पीछे जो इन्हें सपोर्ट कर रहा है। मिन गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्रो भी ब्लैक मांबा से बोलता है, शुरुआत से तुम ही इसके टारगेट थे, तुमने कहाँ रायता फैला कर छोड़ दिया। जिस पर ब्लैक मांबा बोलता है, मैंने उसी रिक्वेस्ट को फॉलो किया था जिससे फॉलो करने के लिए मुझे कहा गया था। ये सब देख के मुझे लगता है कि ये एक रिवेंज है। ब्लैक मांबा मिन से बोलता है, मैंने आज तक जितने भी खून किए मैंने एक भी सिंगल ट्रेस नहीं छोड़ा। मैं मानता हूँ तुम बहुत इम्प्रेसिव हो जो तुमने मुझे ढूंढ निकाला। मिन अपने स्किल को इस्तेमाल करते हुए बोलता है, मैं रिवेंज लूँगा लेकिन उससे पहले मुझे एक बात जानना है। जैसा ही क्रू उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है वैसा ही बूढ़ा आदमी अपनी कर्स टूल को उसके गर्दन पर रख के बोलता है, रुक जाओ, हिलना मत। और इधर हमें दिखाया जाता है कि हेजहॉग को भी लीडर ने बांध दिया होता है। क्रो भी हाथ खड़े करते हुए बोलता है, ठीक है मैं मदद नहीं करूँगा, लेकिन ऐसा क्या है जो इतनी लॉयल बना रहा है तुम्हें उसके लिए। और मिन की तरफ देखते हुए बोलता है, आखिर ये है कौन। ब्लैक मांबा अपने मन में सोच रहा होता है, इसकी ताकत और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आखिर ये है कौन और ये मुझे मारना क्यों चाहता है। तभी मिन उसे ज़ोरदार मुक्का मारता है और वो जाकर सीधा दीवार से टकरा जाता है और बोलता है, मैंने आज तक इसके जैसा बंदा कभी नहीं देखा जो इतना ताकतवर हो। और एक मैजिक सर्कल बनाते हुए बोलता है, मुझे लगा था कि मैं हाई रैंकर्स के बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं गलत था। और वो मिन से बोलता है, आखिर तुम मेरे पीछा क्यों कर रहे हो और तुम्हें मुझसे चाहिए क्या। मिन तभी उसके ऊपर आ जाता है और उससे बोलता है, लगता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। और उसका सर ज़मीन पर टकराते हुए बोलता है, यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा ना कि तुम। और अपने पैर से उसके सर पे बार बार मारने लग जाता है। ब्लैक मांबा भी बोल देता है, अब मुझे मत मारो, रुक जाओ। मिन उसका मुंह पकड़ते हुए बोलता है, हायर देन वीआईपीज। आखिर मिनजुन को किसने मारने के लिए तुम्हें ऑर्डर दिया था, मुझे जल्दी से बताओ। इतना सुनने के साथ ही ब्लैक मांबा को भी मिनजुन के बारे में याद आ जाता है। ब्लैक मांबा हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम मिनजुन से जुड़े हुए हो और तुम उसके बारे में जानना चाहते हो। तो मिन बोलता है, मुझे जल्दी से बताओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ब्लैक मांबा बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। तभी वो अपने जीप पे एक स्किल का इस्तेमाल करने लगता है और मिन के मुंह पे जहर थूक देता है और उससे बोलता है, एक किलर कभी भी अपने क्लाइंट के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताता। तभी मिन गुस्से में बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुंह पे थूकने की। मिन अपने आप पे हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और उससे बोलता है, अगर तुम नहीं बोलना चाहते हो तो मैं तुमसे ज़बरदस्ती बुलवाऊंगा। ब्लैक मांबा देख के शॉक हो जाता है कि ये हीलिंग मैजिक भी इस्तेमाल कर सकता है। वो बॉस की तरफ मदद के लिए पुकारता है लेकिन बॉस उससे बोल देता है, मैं घिरा हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ब्लैक मांबा घबराते हुए बोलता है, ठीक है मैं बताता हूँ, उसका नाम है पेंडे। इतना बोलने के साथ ही मिन उसे दो टुकड़े में काट देता है और बोलता है, पेंडोनियम। क्रो हंसते हुए बोलती है, अब मैं समझ गई कि तुम कौन हो। और वो अपना नकाब उतारते हुए बोलती है, तुम तो मैड डॉग हो, 3 लेजेंड में से एक, हंटर मिन सिवू। मिन क्रो से पूछता है, क्या तुम भी पेंडोनियम के साथ जुड़ी हुई हो। तो वो बोलती है, नहीं हम लोग पर्सनल रिक्वेस्ट नहीं लेते हैं, हम लोग सिर्फ टूल्स हैं जो किसी के मारने के लिए काम आते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मिन सिवू बोलता है, अच्छा तो तुम कुछ नहीं जानती, अगर तुम झूठ बोल रही हो तो मुझे पता चल जाएगा। क्रो भी बोलती है, कसम से मुझे कुछ नहीं पता, आज के लिए हमारी इतनी बातचीत काफ़ी है। लेकिन एक चीज़ अजीब है कि आज तक तुम्हारी प्रेजेंस के बारे में कोई भी नहीं जान सका। और हेडसॉग से बोलती है, चलो यहाँ से चलते हैं। तभी वहाँ एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है और वो दोनों हवा में उड़ जाते हैं। वो मिन से बोलती है, क्या तुम हमारा पीछा करोगे। तो मिन इसके रिप्लाई में बोलता है, नहीं मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम्हारा पीछा करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो क्रो बोलती है, ठीक है तो हम दोबारा फिर मिलेंगे। इतना बोलने के साथ वो चली जाती है। चूहा मिन बोलता है, मास्टर क्या आप उसे जाने देंगे। तो मिन बोलता है, हाँ क्योंकि अगर मैंने उसे रोका तो ये यहाँ पे कोई सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला बम एक्टिवेट कर देगी और शेरी वॉल्कर ओल्ड मैन की भी हालत ख़राब है। मिन अपने मन में सोच रहा था कि मिनजुन ने ऐसा आखिर क्या ढूंढ लिया था जिसके लिए उसने अपनी जान गंवा दी। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिन कंप्यूटर पर बैठ के पेंडोनियम के बारे में कुछ ढूंढ रहा होता है और सोचता है कि आज से 20 साल पहले डंजन ओपन हुआ था, उसमें से बहुत सी चीज़ें निकली जिसमें डीमन भी शामिल थे और बहुत सारे हाई ग्रेड के आर्टिफैक्ट्स भी थे।
डीमंस वो लोग थे जो दूसरी डायमेंशन से आए थे और उनमें इतनी ताकत थी जैसे कोई अवेकन बीन हो। जब पहली बार गेट ओपन हुई थी तो उन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया क्योंकि लोगों को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो लोगों को गुमराह कर रहे थे कि हमें गेट के बारे में सब कुछ पता है और हम लोग गेट को कंट्रोल कर सकते हैं। वो इंसानों को बहुत हीन भावना से देखते थे। उन्होंने कॉन्टिनेंट के बीचों बीच अपना डीमन कास्टल बनाया और धीरे धीरे करके हर एक चीज़ पे अपना नियंत्रण पाने लगे। वो ऐसा दिखाने लगे जैसे कि ये जगह उनकी ही है। तभी लोगों में से कुछ लोग सामने आए जिनका ग्रुप को पेंडोनियम कहा जाता था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो डिवाइन लॉर्ड के लिए बहुत ही लॉयल थे। उन लोगों को पेंडोनियम कहना शुरू कर दिया गया। लेकिन डीमन का राज ज़्यादा दिन तक नहीं चला। फिर फर्स्ट जनरेशन के अवेकनर्स आए जो उन्होंने उनका डट के सामना किया और उन दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। फिर मिन सोचता है इस बात को 10 साल हो गए हैं जब मैंने चारों डीमन लॉर्ड को मार दिया था, लेकिन अभी तक तो पेंडोनियम के जितने भी लोग हो गए सभी को मार दिया गया होगा। फिर मिन फ्रे से पूछता है, हे फ्रे, हम जिस डायमेंशन में फंसे थे उस डायमेंशन में भी तो डीमंस होंगे, भले उनका रूप थोड़ा अलग हो। फ्रे बोलता है, हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि मैंने आज तक जितने भी तरह के जीव देखे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा डीमन ही है। मिन फिर बोलता है, ये डीमन जहाँ भी जाते हैं अपने आप को हमेशा बड़ा ही समझते हैं और दूसरों को हमेशा गुलाम बनाने की कोशिश करते रहते हैं। फ्रे बोलता है, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब मेरी याददाश्त पूरी तरीके से मिटा दी गई थी, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा कुछ लगता था कि डीमन ने मुझसे कुछ ज़रूर चुराया है। जैसा तुम कह रहे हो मुझे लगता है कि डीमन वैसा ही होंगे। मीन अपना माथा पीटते हुए बोलता है, 10 साल पहले मैं उन्हें मारने में इतना पागल था कि मैं उसके उन लोगों का क्या इरादा था पता ही नहीं कर पाया, और दूसरे डायमेंशन में भी मैं सिर्फ जीने पर ध्यान दे रहा था। और जब मैं क्रो से मिला था तो उसका भी माना उसी डीमन की तरह लग रहा था। मुझे लगता है कि वो एक हाइब्रिड है। फ्रे बोलता है, तुम इतना सोच क्यों रहे हो, जाकर उन्हें ख़त्म कर दो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मिन सीपीयू पे लात मारते हुए बोलता है, ये इतना भी आसान नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कमरे में कोई आता है। मिन सिजुन को देख के बोलता है, तुम बहुत जल्दी आ गए। सिजुन बोलता है, आपने मुझे एक ऑफिस रेंट पे लेने के लिए बोला था, इसलिए मैं देखने के लिए आया था कि आप क्या कर रहे हैं और इस बार आपने क्या गड़बड़ कर दिया। मिन बोलता है, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं मिनजुन केस के ट्रेसेस को ढूंढ रहा था। सेजुन गुस्सा करते हुए बोलता है, मुझे मत समझाइए, आपके लीडर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आपने असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है और आपने किन बंदों को वहाँ उस ऑफिस में रखने के लिए बोला है, और आप इस बात को इतना सीक्रेट क्यों रखना चाहते हैं दूसरों गिल्ड और लोगों से। और सोफे पे बैठते हुए बोलता है, अगर इस बात की भनक चार डेजू को लग गई तो आपका क्या होगा। तभी मीन अपना मुंह घुमाते हुए उस लीडर को गमन बोलता है, उसकी तो उसने सब कुछ इसे बता दिया। फिर मीन सेजुन से बोलता है, तुम घबराओ मत, मेरा लीडर सब सारे ट्रेस मिटा देगा। और हाँ, जहाँ तक चार डेसू की बात है मैं उससे खुद जल्दी मिलने जाऊँगा। सेजुन बोलता है, क्या कहा आपने, लेकिन अभी तक तो आपका माना पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुआ है। मैं आपको उनसे मिलने के लिए रोकूंगा नहीं, लेकिन आप इतना हड़बड़ में मत मिलिए उससे। और हाँ, अभी तक 10 साल बीत चुके हैं, यहाँ पे बहुत कुछ बदल चुका है। अगर आप वापस से खतरे में आ गए तो मैं क्या करूँगा। मिन उसकी गर्दन पकड़कर सर सहलाते हुए बोलता है, ओए यहाँ पे बड़ा भाई मैं हूँ, मुझे मत सिखाओ। सेजुन उसका हाथ छटकाते हुए बोलता है, ठीक है, बस अपना प्रॉमिस याद रखिएगा। और हाँ, आप जिस लड़की के साथ टावर में थे उसे आपको ट्रेन भी करना है। तो मिन बोलता है, हाँ ठीक है, मुझे याद है। फिर मिन सेजुन से बोलता है, "ओए, मुझे भूख लगी है। तो सेजुन बोलता है, आपका पेट है या कुआ, अभी तो आपने खाना खाया था। और ये बोलकर रूम से निकल जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मिन का किसी का कॉल आता है। मिन फ़ोन उठा लेता है। तभी उसका लीडर बोलता है, तुम सच में इस केस से अपना नाम हटाना चाहते हो। इतना सुनते ही मिन गुस्से में आ जाता है और उससे बोलता है, तुम्हें थे ना वो कमीने जिसने मेरे भाई को सब कुछ बता दिया, तुम मरना चाहते हो क्या। से लीडर बोलता है, तुम्हें पता भी है ये कांड कितना बड़ा हो गया है। मैंने जब भी ये बताया कि मैंने अकेले ही सारे किलर्स को मार दिया है तो सारे मीडिया और एजेंसी वाले पागल हो गए इस बात से, और वो हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए बोल रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट में तो लोगों ने कॉल पे कॉल करना शुरू कर दिया है। क्या तुम HMCS के डायरेक्टर को जानते हो। उनकी भी नज़र मुझ पे तब से है जब से मैंने गर्ट का केस सॉल्व किया था। मेन बोलता है, तुम कोई भी कहानी बना के सुना दो। तो इस बात पे लीडर बोलता है, मैं कैसे किसी को समझा पाऊंगा कि मैंने अकेले ही पूरे इंटायर किलर को मार दिया।
आपको आगे आना ही पड़ेगा और मुझे बचाना पड़ेगा, कोई आइडिया मुझे बताइए। तो मिन बोलता है, इस वक्त मैं खाना खा रहा हूँ, बाय, कल मिलते हैं। इतना कह के फ़ोन काट देता है और कमरे से बाहर निकलते हुए बोलता है, उससे एक काम भी नहीं संभल पा रहा है। सेजुन मिन से पूछता है, क्या आपके लीडर का फ़ोन था? तो मिन भी बोलता है, हाँ, उसी का फ़ोन था। मिन सेजुन से पूछता है, आजकल डीमन के बारे में क्या न्यूज़ है? आज भी वो 10 साल पहले जैसे थे वैसा ही एक्टिंग करते हैं? सेजुन बोलता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब से चारों डीमन लॉर्ड मारे गए हैं, उन डीमन लोगों ने शांति प्रस्ताव रखा और नॉर्थ पोल में जाके बस गए और वहीं पे अपना रिसर्च सेंटर खोला। सेजुन खाना खाना बनाते हुए बोलता है, कुछ नेशन के रिसर्चर भी उनके साथ मिलकर माना पर रिसर्च कर रहे हैं। तो मिन बोलता है, आजकल के बच्चे उन्हें अर्बन लेजेंड समझ रहे हैं। मिन बोलता है, ये शांति प्रस्ताव जरूर एक जाल है। हम इंसानों के बीच भी कुछ गद्दार हैं जो डीमंस के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। वो डीमंस कभी भी नहीं सुधर सकते, वो हमेशा अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मिन एक फ्रेम उठाते हुए बोलता है, लेकिन उससे पहले मुझे मिनजुन का बदला लेना है, जिसने उसका खून किया है। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो पहाड़ियों में चल रहा होता है बर्फ़ पर। उसका सिर्फ हमें चेहरा दिखाया जाता है, लेकिन इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता कि वो कौन है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिन ओल्ड मैन और शेरी वॉल को ट्रेनिंग दे रहा होता है। वो बोलता है कि मानव को अपने बॉडी में फील होने दो, अपने डांटियन को पहचानो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे चूहा मिन भी होता है। वो मेडिटेशन कर रहा होता है और डांटियन डांटियन अपने मन में सोच रहा होता है। फिर मिन से बोलता है, क्या ये हमारे लिए ठीक है? इससे मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। इससे बढ़िया ये नहीं होगा कि हम लोग आपस में फ़ाइट करें? फिर वो देखता है कि मिन शेरी वॉल को बोल रहा होता है कि तुमने मुझसे रिक्वेस्ट किया था मुझसे ट्रेनिंग लेने के लिए। फिर वो सबको समझाते हुए बोलता है कि तुम लोग भले ही ट्रेनिंग करके अपनी स्किल्स को बढ़ा लोगे, लेकिन तुम्हारा माना लेवल उतना ही रहेगा और तुम लड़ाई में जल्दी एग्जॉस्ट हो जाओगे और तुम कुछ भी करने लायक नहीं बचोगे। तो शेरी वॉल्क मिन से पूछता है, अगर हम लोग ट्रेनिंग करके अपने स्किल्स को इतना बेहतर कर ले कि एक ही पंच में दुश्मन को हरा दे तो मिन उन्हें बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बिना अपने माना को कंट्रोल किए हुए इतने ताकतवर बन सकते हो? सबसे पहले तुम्हें अपने डांटियन को पहचानना होगा। मैं तुम्हें समझाता हूँ। डांटियन एक ऐसा स्पेस है जो हमारी बॉडी में क्रिएट होता है और ये माना को स्टोर करता है और ये हमारे स्किल्स को इतना बेहतर बनाता है कि हम उसे अपर लेवल तक पहुँचा सकते हैं। तुम्हारी सारी स्किल्स माना पे ही डिपेंड करती है। अगर तुम्हारा माना खत्म तो तुम्हारे स्किल्स किसी काम के नहीं रहेंगे। तुम जितना अपने बॉडी को ट्रेन करोगे, डांटियन उतना ही बड़ा होता जाएगा और तुम उतना ही अपने बॉडी में माना स्टोर कर सकते हो। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल है। इसीलिए मेडिटेशन इतना ज़रूरी है। अब चुप हो जाओ और फोकस करो। मैं हर दिन तुम लोगों की बॉडी की लिमिट्स को तोड़ूंगा। तो वो सभी बोलते हैं, यस सर। तभी वहाँ अंदर लीडर आ जाता है और मिन से बोलता है, तुम मेरा फ़ोन कब उठाने वाले थे? तो मिन बोलता है, तुम मुझे इतनी बार फ़ोन कर रहे थे इसलिए मैंने तुम्हारा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो लीडर बोलता है, तुम्हें ब्रांच मैनेजर ने बुलाया है। फिर हमें एचएमसीएस के बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। अंदर जाते हुए मिन पूछता है, ब्रांच मैनेजर ने मुझे क्यों बुलाया है? कहीं तुमने मेरा नाम केस में तो नहीं ले लिया? तो लीडर बोलता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो प्रिजन केस के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। तभी उन लोगों के सामने दो बंदे आ जाते हैं और बोलते हैं, देखो तो ये कौन है? टीम लीडर हुआंग। हमें उनके बारे में बताया जाता है। लाल बाल वाले बंदे का नाम संग चैंग वॉन रहता है, वो गैंगमैन टीम का लीडर रहता है। और जो काले बाल वाला होता है उसका नाम हाजुन टाई होता है, वो गैंगमैन टीम का डिप्टी होता है। लीडर उन लोगों को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम लोगों को चलते फिरते लोगों से लड़ने में मज़ा आता है क्या? तो संग बोलता है, तुम्हें ऐसा किसने कहा? और ये तुम्हारे पीछे नया लड़का कौन है? मैंने तुम्हारे प्रिजन के केस के बारे में कुछ अफवाहें भी सुनी हैं। इतना सुनने के साथ लीडर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है, अपने काम से काम रखो, तुम यहाँ के बॉस नहीं हो। इसके रिप्लाई में हाजुन टाई बोलता है, तुम्हें पता है कि अभी हम लोग जापान गए थे किसी केस के सिलसिले में? तो संग बोलता है, छोड़ो, इन्हें क्या पता, ये तो कभी देश छोड़ के बाहर भी नहीं गए। इनकी ऐसी किस्मत कहाँ, हम लोगों को तो देश के बाहर भी पहचाना जाता है। तभी हाजुन टाई मिन से बोलता है, ए लड़के, अपने सीनियर को रिस्पेक्ट देना नहीं आता है क्या? तो मिन भी मिडिल फिंगर दिखाते हुए इसकी एक्टिंग करते हुए बोलता है, रिस्पेक्ट? तुम यहाँ से अपने सुपरवाइजर को लेकर हट क्यों नहीं जाते? तुमने दोनों तरफ से रास्ता ब्लॉक करवा रखा है। ये चश्मा सिर्फ शोकेस के लिए है क्या? तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता? इतना सुनने के साथ हाजुन टाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने स्किल को इस्तेमाल करते हुए बोलता है, लगता है अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी लीडर बीच में आते हुए बोलता है, ओए, तुम्हें समझ में नहीं आता? यह हेडक्वार्टर है, यहाँ पे लड़ना मना है। तो इसके रिप्लाई में संग बोलता है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि तुम्हारे बंदे ने अभी कितनी बदतमीजी से मेरे डिप्टी से बात की? तो वो लीडर बोलता है, नहीं,
वो मिन से पूछता है, क्या तुमने अभी कुछ कहा था क्या? तो मिन बोलता है, नहीं तो लगता है इनके कान बज रहे हैं। ये सब नौटंकी देखने के बाद संग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है, तुम्हें अब तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी। वहाँ के आसपास जितने भी लोग खड़े थे सब लोग उन्हीं लोग को देख रहे थे। संग बोलता है, लगता है तुम लोग को ये नहीं पता कि HMCS कौन चलाता है। अभी ब्रांच मैनेजर उसके पीठ पे हाथ रखते हुए बोलता है, यहाँ पे मैं चलाता हूँ। वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं, ब्रांच मैनेजर? फिर ब्रांच मैनेजर लीडर को बोलता है, आखिर तुम यहाँ पे क्यों टाइम पास कर रहे थे? मैंने तुम्हें क्या जल्दी नहीं बुलाया था? तो ब्रांच लीडर बोलता है, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। ब्रांच मैनेजर मिन से पूछता है, क्या तुम्हें टी पसंद है? हमारे यहाँ आज एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, उनके लिए खास तैयारी की गई है। मिन भी बोलता है, हाँ है। तभी संग पीछे से चिल्ला के बोलता है, ब्रांच मैनेजर वो लड़का। तो ब्रांच मैनेजर भी बहुत गुस्से में आके बोलता है, मैं तुमसे जापान केस के बारे में भी बात करूंगा और तुम्हें अपना काम ढंग से करना चाहिए, दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। इतना सुनने के साथ ही उन दोनों की हालत और ज़्यादा खराब हो जाती है। वो दोनों भी अपने मन में सोच रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन जिसे ब्रांच मैनेजर भी इतना सपोर्ट कर रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग टी और नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी ब्रांच मैनेजर मिन से बोलता है, जब से तुमने HMCS ज्वाइन किया है तब से तुम कुछ ज़्यादा ही काम कर रहे हो। तो मिन भी इसके रिप्लाई में बोलता है, हाँ अगर ऐसा है भी तो आपने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया है? तो ब्रांच मैनेजर बोलता है, सीधे पॉइंट पे आ रहे हो, ठीक है। मैं तुमसे प्रिजन केस के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। ये सब सुन के थोड़ा लीडर डर रहा होता है। उसमें जो क्रिमिनल भागा है मैं उसे ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकता। तो हंटर मिन, मुझे ये बताइए, जो जैकवेंग गिल्ड के गटर को आसानी से हरा सकता है, क्या वो इतनी आसानी से रास्ता भूल सकता है कि वो उस क्रिमिनल को नहीं पकड़ पाया? उसके बाद ब्रांच मैनेजर लीडर को बोलता है, क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं? ब्रांच मैनेजर भी यस सर बोल के बाहर चला जाता है। फिर ब्रांच मैनेजर मिन से बोलता है, मैं तुम्हारे लीडर को बहुत लंबे टाइम से जानता हूँ। वो अकेला ही पूरे असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म नहीं कर सकता है। प्रिजन केस में जो क्रिमिनल भागा है, ज़रूर उस केस से इस केस का कोई ना कोई लेना देना ज़रूर है। मैं जानता हूँ कि इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। और तुम्हें याद है मैंने एक स्पेशल गेस्ट के बारे में तुमसे बात की थी, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो मिन भी बोलता है, मुझसे? आखिर वो कौन है? तो ब्रांच मैनेजर बोलता है, वो फर्स्ट जनरेशन के 3 लेजेंड्स में से एक हैं, हंटर डू क्योंग हो। कैंगो बैठ के खाना खा रहे थे, तभी कैंगो बोलता है, इतने साल हो गए लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ जब मैंने ये सुना कि तुम अभी तक जिंदा हो। तो मिन बताता है, तब से लेकर अभी तक बहुत कुछ हो चुका है। तभी फ्रे बोलता है, ये अंकल कौन है जो इतना फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे हैं? तो मिन उन्हें बताता है, ये 3 लेजेंड में से एक कैनहो है, ये एक शॉर्ट डीमन है, ये उन दिनों में मेरे कॉमरेड्स हुआ करते थे। कैनहो मिन से पूछता है, अगर तुम इतने साल थे कहाँ और तुम्हारी एज अभी तक क्यों नहीं बढ़ी है? तुम्हारे साथ हुआ क्या था? तुम्हें पता भी है तुम्हारे डिसाइपल्स ने तुम्हें ढूंढने के लिए क्या क्या किया था? तभी मिन बियर उठाते हुए बोलता है, लगता है बहुत लंबी बातें चलने वाली है, एक गिलास और बियर बोलिएगा। फिर मिन उन्हें सारी बात बता देता है कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। कैंगो बोलता है, मुझे ज़रा भी सरप्राइजिंग नहीं हुई ये सब सुन के, समझ सकता हूँ कि तुमने क्या क्या झेला होगा। मिन बोलता है, जब मैंने 4 डीमन लॉर्ड को मारा था तो उसने कोई ट्रिक चली थी जिसकी वजह से मैं दूसरे डायमेंशन में फंस गया। तो कैनो बोलता है, नहीं, वो अभी 4 डीमन लॉर्ड अभी तक जिंदा है। तो मिन गुस्सा में बोलता है, क्या? तुमने क्या कहा? क्या लोगों का दिमाग खराब हो गया है? डीमन लॉर्ड अभी तक जिंदा है और उन लोगों ने शांति प्रस्ताव का एक्सेप्ट कर लिया। तो कैनो बोलता है, शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। 4th डीमन लॉर्ड जिंदा तो है लेकिन अपने बॉडी के कुछ टुकड़ों में जिंदा है। जब तूने 4th डीमन लॉर्ड को मारा था तब डीमन ने खुद ही अब शांति प्रस्ताव रखा था। उन्होंने बताया कि वो लोग लड़ाई नहीं चाहते थे, उनके डीमन लॉर्ड लड़ाई चाहते थे। मिन बोलता है, ये सब उन लोगों की चाल है, उनका डीमन लॉर्ड हार गया तो उन लोगों ने शांति प्रस्ताव रख दिया। कैंगो भी उन्हें समझाता है, हमारे पास भी और कोई चारा नहीं था, हमारे लोग भी बहुत सारे मारे गए थे और हमारे बहुत सारे नुकसान भी हुआ था, हमें अपने रिसोर्सेज को भी ठीक करना था। जब हमने डीमन को पकड़ा तो उन्होंने हमारे सामने शांति प्रस्ताव रख दिया और बोला, हम लोग आपके सारी रिसोर्सेज को पूरा करेंगे और जो भी आपके डैमेज हुए उन्हें रिपेयर करेंगे। हम आपको गेट क्लोज भी करना सिखाएंगे और आप माना पे कैसे कंट्रोल किया जाता है ये भी सिखाएंगे। हमारे लोग इस लड़ाई से थक चुके थे, इसलिए हम लोगों ने शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और साउथ कोरिया की तरफ से जो पहला आदमी इस शांति प्रस्ताव को स्वीकार किया था वो चाय देसू था। डीमंस ने बस एक कंडीशन रखी थी कि जब तक उनके घर जाने वाला डायमेंशनल पोर्टल ओपन नहीं होता है उन्हें एक जगह दिया जाए जहाँ पे वो रह सके।
लेकिन यह शांति प्रस्ताव तुम्हारे डिसाइपल्स को मंजूर नहीं था। वो लोग सभी अपने अपने रास्ते निकल गए तुम्हें ढूंढने के लिए। डिमंस ने उसके बाद कुछ भी नहीं किया, इसलिए मुझे थोड़ा शक तो हुआ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। उन लोगों ने तुम्हारे रिकॉर्ड धीरे धीरे करके सारे खत्म कर दिए हैं। फर्स्ट जनरेशन के हंटर के बीच अफवाह फैल गई कि चाइल्ड डेशु ने तुम्हारे सारे रिकॉर्ड मिटाने में डिमंस की मदद की है। यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारा चेहरा भूल गया था। मैंने तुम्हारे साथ इतने साल लड़ाई की, लेकिन 10 साल बाद मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी याद नहीं है ठीक से। सेकंड जनरेशन में शायद ही कोई ऐसा होगा जो तुम्हारा नाम और तुम्हारी अचीवमेंट के बारे में जानता होगा। तो मिन कैन्हो से पूछता है, क्या डिमंस और चाइल्ड डेशु आपस में मिले हुए हैं? तो चाइल्ड डेशु बोलता है, वो तुम्हें हराने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो मिन बोलता है, वो हमेशा से मुझसे आगे निकलने की कोशिश करता था और मुझसे ज़्यादा ताकतवर बनने की कोशिश करता था, इसलिए उसने लगता है डीमन के साथ हाथ मिला लिया होगा। कैनो ने कहा, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जब डीमंस ने अभी तक कोई हरकत नहीं की है, वो लोगों को अपने माना अडेप्ट करने में मदद कर रहे हैं। मीन अजीब सा शक्ल बनाते हुए बोलता है, तुम भूल गए क्या? वो लोग हमेशा बॉस बनने की कोशिश करते थे, इसलिए लड़ाई शुरू हुई थी। जहाँ तक रही मेरे डिसाइपल्स की बात, तो वो लोग अब बिछड़ चुके हैं, उन्हें ढूंढना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तभी कैनो उसे बताता है कि तुम्हारा एक डिसाइपल यहीं पे है, उसका नाम योवा है। 10 साल पहले जो नौसिखिए थी, वो आज एजियोर फ्लावर गिल्ड को लीड कर रही है। मुझे याद है कि वो हमेशा तुम्हारे नक्शों कदम पे चलना चाहती थी, लेकिन अब वो बदल गई है। 10 साल में उसके साथ ज़रूर बहुत कुछ हुआ होगा। फिर मीन बियर पीते हुए बोलता है, इसका टेस्ट इतना ख़राब क्यों लग रहा है? तो कैनो गुस्सा करते हुए बोलता है, लगता है तुम्हारा टेस्ट बड ख़राब हो गया है, ये सबसे महंगी बियर है। कैंगो फिर बोलता है, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने सिजुन से कब मिला था। तो मिन बोलता है, उसे पता चलेगा कि जब हम दोनों मिले हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई बंदा उनकी फ़ोटो ले रहा होता है और फ़ोन पे बोलता है, बॉस मैंने आपको फ़ोटो भेजी है, जिनके साथ कैंगो बात कर रहे हैं। वो लड़की फ़ोटो देख रही होती है और वो और कोई नहीं, युवा ही होती है। वो ये फ़ोटो देख के शॉक हो जाती है और बोलती है, मास्टर अभी आप जिंदा हो? और एक जगह बैठकर साइड में रोने लग जाती है और बोलती है, मास्टर आपके जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा अकेली हो गई थी। सीजन ने भी मेरे से बात करना बंद कर दिया था क्योंकि मैंने चाय देशु की कंपनी ज्वाइन कर ली थी। मैंने हर जगह आपकी तलाश की, सारे हंटर्स को भी ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन आपकी कोई भी खबर नहीं मिली। मैं आपको जिंदा देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं आपसे मिलने आ रही हूँ मास्टर। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे कोई आ रहा होता है। वो और कोई नहीं, चाय देशु ही होता है। चाय देशु बोलता है, तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? 10 सालों में मैंने पहली बार तुम्हें इतना खुश देखा है। लगता है कोई तुम्हें बिछड़ा हुआ मिल गया है। तभी उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो अपना हाथ सब पकड़ के संभालती है। तभी चाय देशु उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, वो कमीना यहाँ आ गया है ना? यह सुन के वो शॉक हो जाती है और फिर चाय देशु बोलता है, हंटर शिनवू अभी जिंदा है। तो क्या एक कुत्ता अपने मास्टर के पास वापस जाना चाहता है? यह सब सुनकर युवा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसका हाथ छटका देती है और बोलती है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो डाइसू भी बोलता है, एकदम है लेना देना, तुम मेरे भतीजी लगती हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके पास चली जाओगी और वो तुम्हें अपना लेगा? तो युवा बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ किस लिए जुड़ी थी? इसलिए कि मैं तुम्हारे भतीजी हूँ? मुझे मेरे मास्टर को ढूंढना था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जुड़ गई थी। तुमने तो मुझे कचरे में फेंक दिया था। मास्टर मिन ने मुझे बाल पाल पोस के बड़ा किया। तो डाइसू बोलता है, यही वजह है कि तो किसी को नहीं पता कि तुम्हारे पापा कितने बड़े क्रिमिनल थे। पागल मत बनो। तुमने अभी तक देखा नहीं है कि हंटर मिन क्रिमिनल्स को कैसे ट्रीट करता है। अगर उसे पता चल गया कि तुम्हें क्रिमिनल की बेटी हो, तो वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। सियोवा भी सोच में पड़ जाती है। उसके बाद हमें टावर में ट्रेनिंग ग्राउंड के वो दिखाया जाता है। मिन से ट्रेनिंग लेने के लिए टावर वाली वही लड़की और एक नया लड़का आया हुआ रहता है। वो दोनों बोलते हैं कि आज गिल्ड मास्टर ने आपसे ट्रेनिंग लेने के लिए बोला था, क्या ये दोनों भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे? तो मिन पीछे देखते हुए बोलता है, ये दोनों मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं, ये भी तुम लोगों की ट्रेनिंग में मदद करेंगे। फिर ये दोनों उन सब के सामने झुकते हुए उन्हें इज्जत देते हैं। मिन ओल्ड मैन और शेरी वॉल को समझा रहा होता है कि अगर उन दोनों ने कोई भी गड़बड़ की तो वो उन्हें वहीं पे मार देगा। तो शेरी वॉल बोलता है, क्या तुम्हें माना बहुत मजाक लगता है? अगर हम लोगों ने कुछ भी किया तो हम वैसे ही मारे जाएंगे। फिर वो सभी एक गेट के अंदर चले जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। गेट के अंदर घुसते ही वो लोग अलग डायमेंशन में चले जाते हैं। अंदर घुसते के साथ ही लड़का लड़की आपस में बात करते हैं कि इस गेट का माना तो बहुत ज़्यादा है, मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होने लगी है। तभी मिन शेरी वॉल से पूछता है कि आजकल के सारे बच्चे इतने कमज़ोरी हैं क्या? सबको लगता है कि हम लोग ऐसे ट्रेनिंग करते हैं?
तो शेरी वॉल्फ बोलता है, तुम नहीं समझोगे, तुम फर्स्ट जनरेशन के बंदे हो, मुझे समझाने दो इन्हें। फिर शेरी वॉल्फ उन दोनों से जाके बोलता है, चलो इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट करो, उस हिसाब से तुम्हें रैंक मिलेगी और गिल्ड तुम्हें उस हिसाब से पोस्ट देगा। मीन अपने मन में सोच रहा होता है कि आजकल ऐसे ही सब ट्रेनिंग करते हैं, कुछ दर्जन मॉन्स्टर को मार के अपने स्किल्स को सुधारते हैं। फिर मीन उन दोनों से बोलता है, चलो अब मुझे अपने स्किल्स दिखाओ। फिर वो दोनों अपनी स्किल्स मीन को दिखाने लगते हैं। लड़की अपना माना स्टोर करती है अपने स्किल्स को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन वो बहुत देर कोशिश करने के बाद जब माना इकट्ठा करती है तो वो फट जाता है और वो पीछे गिर जाती है। तभी वो सबसे माफ़ी मांगने लगती है। मीन बोलता है, माफ़ी मांगना बंद करो और अपने स्किल्स पे ध्यान दो। फिर उसे वो एक विफ थमा देता है और बोलता है, अपने माना को इस पर डालकर अपने स्किल का इस्तेमाल करो, तुम ज़रूर सक्सेसफुल होगी। ये एक आर्टिफैक्ट है जो कॉम्प्लेक्स माना को यूज़ करने में मदद करती है। फिर वो लड़की उस आर्टिफैक्ट को अपने हाथ में ले लेती है और उस पर माना डाल के अपने स्किल को इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। तभी उस लड़के का ध्यान दूसरी तरफ जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे ढेर सारे गॉब्लिन आ जाते हैं। फिर वो उन मीन की तरफ देखता है और बोलता है, ये तो बहुत सारे गॉब्लिन्स है। फिर उनके ध्यान मीन की तरफ जाता है तो वो सब पीछे हट के बैठ जाते हैं और उनके सब यूनिट्स भी उनके साथ हट जाते हैं। तभी ये लड़का बोलता है, डैम इट, अब हम इस गॉब्लिन को कैसे मारेंगे, ये तो बहुत सारे हैं। तभी वो सभी को एक एक करके मारना शुरू करता है और उस लड़की से बोलता है, जल्दी अपने स्किल को इस्तेमाल करो। तभी बूढ़ा आदमी मीन से बोलता है, क्या हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? तो मीन बोलता है, नहीं, उन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। बूढ़ा आदमी फिर उस लड़के को देख के बोलता है, जिस तरह से ये अपना स्किल इस्तेमाल कर रहा है वो जल्दी ही अपना माना ख़त्म कर लेगा। और होता भी यही है, वो उनसे लड़ाई करते करते बहुत ज़्यादा थक जाता है और उस लड़की से बोलता है, जल्दी से अपना स्किल इस्तेमाल करो। वो लड़की भी बोलती है, बस हो गया। तभी वो लड़का गिर जाता है और उस पर एक गॉब्लिन हमला कर देता है। तो लड़की उस पर अपना स्किल इस्तेमाल करती है और उसे वहीं पे मैनिपुलेट कर लेती है। वो लड़की अपने स्किल से मॉन्स्टर को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर ले सकती है। उसका स्किल का नाम बीस्ट टैमर होता है। फिर वो लड़की उस मॉन्स्टर को उससे दूर हटा देती है और मीन को दिखाते हुए बोलती है, देखिए मैंने ये स्किल इस्तेमाल कर लिया। तभी शेरी वॉल्क और बूढ़ा आदमी देख के शॉक हो जाता है और बोलता है, ये तो एक रेयर स्किल है। मीन भी बोलता है, हाँ ठीक है, तुमने कर दिया। तभी वहाँ पे ढेर सारे गॉब्लिन आ जाते हैं और वो लड़की डर जाती है, उस लड़के को उठाने लगती है, बोलती है, उठो, यहाँ पे बहुत सारे गॉब्लिन हैं, हमें इन्हें ख़त्म करना है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों अपना ट्रेनिंग ख़त्म कर चुके होते हैं। लड़की मीन के सामने खड़ी होती है, बोलती है, आज मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने अपने स्किल्स को बहुत सुधार किया। वो लड़का शेरी वॉल के पीठ पे लदा रहता है, उसका माना पूरा ख़त्म हो चुका होता है। लड़की बोलती है, मैं समझ चुकी हूँ कि एक हंटर होना क्या होता है और उनकी कितनी जिम्मेदारियाँ होती है। एक हंटर की जितनी ज़्यादा रैंक होगी उससे उतनी ही इज्जत मिलती है, इसलिए मैं एक बेहतरीन हंटर बनने की कोशिश करूँगी। मिन बोलता है, ठीक है, अगर तुम ये सब समझ चुकी हो तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब आगे की ट्रेनिंग मेरे सबऑर्डिनेट्स तुम्हें मिलकर करवाएंगे। फिर उन लोगों का ध्यान एक भीड़ की तरफ जाती है तो इस पे वो लड़की बोलती है, लगता है एज़्योर ब्लॉसम गिल्ड वाले आ गए हैं। इस मिडिल ईस्टर्न डिज़र्ट में हमें एक रिसेंटली एक गेट डिस्कवर हुआ है, वो थोड़ा अजीब टाइप का है, इसीलिए उसके गिल्ड मास्टर हमारे गिल्ड मास्टर से बात करने आए हैं। इस पे मिन बोलता है, एज़्योर ब्लॉसम गिल्ड। तभी उसका ध्यान योवा पे जाता है। तभी उसके सामने एक बंदा उसे बता रहा होता है उस गेट के बारे में। वो बंदा बोलता है कि उस अजीब से गेट के सामने हमारे जो हंटर गए थे टेस्ट करने के लिए, उनकी पूरी टीम की डेड बॉडी मिली है, उनके पूरे ऑर्गन्स पूरी तरह से एकदम कुचले हुए थे। ये सब सुनकर युवा भी बोलती है, ये तो बहुत अजीब बात है। तभी वहाँ पे मीन आ जाता है और बोलता है, आखिरकार हम मिल ही गए। वो मीन को देख के शॉक हो जाती है। तभी मीन उससे बोलता है, तुम्हारा मास्टर लौट आया है, क्या तुम अपने मास्टर को ग्रीट नहीं करोगी? तो युवा भी हंसते हुए बोलती है, मास्टर आप लौट आए। मिन युवा से बोलता है, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो। तभी युवा बोलती है, नहीं अभी मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे अभी कहीं जाना है, और वहाँ से चली जाती है। तभी बूढ़ा आदमी वहाँ पे आते हुए बोलता है, क्या वो बदतमीज़ लड़की आपकी ओल्ड डिसाइपल थी? तो मिन भी बोलता है, हाँ वो थी तो, लेकिन वो रो क्यों रही थी? तभी मिन को कुछ पुरानी बातें याद आ जाती हैं। वह कोने में बैठ कर रो रही होती है। तभी वहाँ पे मिन आ जाता है और बोलता है, आखिर तुम यहाँ कोने में क्यों बैठी हो, क्या कुछ हुआ है? तभी युवा रोते हुए बोलती है, आप हमेशा अपने छोटे भाई को प्यार करते हैं और उसे ही मानते हैं। वो उसका हाथ छटका देती है। तभी मिन बोलता है, ऐसी बात नहीं है, पूरी लाइफ में मेरे सिर्फ वही तो एक है, मैं उसकी साइड नहीं लूँगा तो किसकी लूँगा? वो उसे बोलता है,
तुम भी मेरी एक बहनगी की तरह हो। अपनी बहन को मैं परेशान नहीं करूँगा तो और किसको करूँगा। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूँ, तुम भी मुझे अपना बड़ा भाई मान सकती हो। तो युवा बोलती है, बोल भी कौन रहा है? आप मुझे इतनी हार्ड ट्रेनिंग करवाते हैं कि मेरी हालत ख़राब हो जाती है और अपने भाई से इतनी मेहनत करवाते ही नहीं हैं। तो मिन बोलता है, मैं तुमसे हर रोज़ और ज़्यादा मेहनत करवाऊँगा। इधर युवा भी अपने मन में सोच रही होती है, मैं आपके साथ एक छोटी बहन की तरह नहीं, एक कॉमरेड के साथ आपके नक्शे कदम पर चलना चाहती हूँ। मैं आपके साथ हर लड़ाई कंधे से कंधा मिला के लड़ना चाहती हूँ। भले ही मैं एक क्रिमिनल की बेटी क्यों ना हूँ, लेकिन मैं आपका ज़रूर साथ दूंगी। मैं सिर्फ बैठ के तमाशा नहीं दिखूंगी, मैं अंत तक आपके साथ लड़ाई करूंगी। युवा सीधे सिजुन के ऑफिस में चली जाती है। सिजुन बोलता है, अभी तो मीटिंग में बहुत टाइम है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? युवा बोलती है, सिजुन मुझे माफ़ करना, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट काम है। फिर हमें नहीं बताया जाता है कि उन दोनों के बीच क्या बात हुई। फिर कहानी दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्यंग हू चाय देशोई से बोल रहा होता है, ऐसी बात नहीं है कि मुझे तुम पे विश्वास नहीं है। जब से पहला गेट ओपन हुआ था, हम ही तीनों थे जो आगे रह के हमेशा डीमन का सामना करते थे। मैं, तुम और मेन, हम सब आपस में एक कॉमरेड की तरह थे। मुझे पता है कि तुमने ये सब जो कुछ भी किया है, ये लोगों की भलाई के लिए किया है और सारी सिविलाइजेशन को रिस्टोर करने के लिए किया है। तभी डाइसी बोलता है, ये सब छोड़ो, तुम मिन से मिले हो ना? क्योंगुई भी ये सुनकर थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी दाइशु बोलता है, अब वो 10 साल बाद कैसा है? तुम्हें कुछ अजीब सा लगा उससे बात करने पे? वो भी अब थोड़ा समझदार हो चुका होगा। तुम सब एक जैसे हो। तुम्हें क्या लगता है कि यह सब मैंने ह्यूमैनिटी के लिए किया है? ये सब मैंने खुद के लिए किया है। मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता हूँ। हमें माना का अनमोल तोहफा मिला है, लेकिन हम लोग खुद माना की ताकत को नहीं जानते। मेरे डीमन के साथ हाथ मिलाने का यही भी कारण है कि मैं माना के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। मैं इसकी लिमिट को तोड़ना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कितना ताकतवर बन सकता हूँ। मैंने बस सारे नेशन के लीडर को इतना कहा कि डीमन हमारे सिविलाइजेशन को बहुत आगे तक पहुँचा सकता है, और उन लोगों ने मेरी बात पर विश्वास करके डीमन के साथ हाथ भी मिला लिया। कैंगू बोलता है, क्या तुमने सच में डीमन के साथ हाथ इसलिए मिलाया था ताकि तुम मिन को हरा सकते हो? इसलिए तुम मिन के सारे रिकॉर्ड्स को ख़त्म कर रहे थे? तभी दाइसू बोलता है, इस चीज़ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर वो मिन वापस भी आ गया है तो मुझे एक मौका मिल चुका है इसे हराने का। मैं उसे बहुत बुरी तरीके से कुचल के रख दूंगा। तभी उन दोनों की नज़र खिड़की के बाहर पड़ती है। खिड़की के बाहर मिन हवा में उड़ रहा होता है और डाइसी से बोलता है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल है जिनका जवाब सिर्फ तुम ही दे सकते हो। तो दोस्तों, आज की कहानी यही ख़त्म होती है। थैंक यू।